बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट द ऑप्शन का एमसीक्यूज। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इसके अंदर हम डिफरेंट एमसीक्यूज देखेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब ये मोस्टली जो है इसी के कंटेंट से एमसीक्यूज रिपीट होंगे और लाइक इसी से मोस्टली अभी तक जितने भी पास पेपर देखेंगे उसके अंदर इसी पीडीएफ से क्वेश्चन आते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने एमसीक्यूज को अच्छे से देखना है, उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़नी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसके अंदर मैं आपको एक तो बातें ऐसे बता देती हूँ, उसको आप नोट भी कर सकते हो। लाइक देखो, अपने याद रखना कि अगर कोई भी फीमेल जो है आपके पास फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में विजिट करेगी तो हम उसको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है। और अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में आ रही है देन गो विद द टी डैप। मतलब थर्ड है ना तो उसमें 3 लगती हैं, टेटनस, डिप्थीरिया और पर्टोसिस, ठीक है। टी डैप आपने याद रखना है। और अगर इसमें आपने याद रखना है कि फॉर एग्जांपल पेशेंट को मोस्टली हम प्रेगनेंसी के पीरियड पे वैक्सीन नहीं लगाते, जैसे कि एमएमआर है, ये वाली वैक्सीन हम नहीं लगाते। और अगर इसको आपने प्री कंसेप्शन जो होता है उस पर लगानी होती है। और इसमें फिर उसको लाइक प्री कंसेप्शन भी आपने बताना होता है कि आपने 1 या 2 मंथ्स के लिए प्रेगनेंसी को भी अवॉइड करना है, ठीक है। अब हम इसके एमसीक्यूज को रीड करते हैं। 28-year-old फीमेल विद हिस्ट्री ऑफ द रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, शी कम्स नाउ वांट टू इंप्रूव हर इम्यूनिटी बिफोर ट्राइंग टू कंसीव, व्हाट यू विल गिव हर। अब इसमें रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की हिस्ट्री है, नाउ वांट टू इंप्रूव, अगर मतलब पहले वो आपके पास आ गई है तो आप उसे क्या दोगे, रुबेला वैक्सीन। कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम जो होता है इससे कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट होते हैं, डेवलपिंग फीटस में लाइक अबॉर्शन हो सकता है, आईयूडी, स्टिल बर्थ और फीटल इन्फेक्शन है। फीमेल हर प्रीवियस प्रेगनेंसी, स्टिल बर्थ एंड नाउ शी वांट टू गेट प्रेग्नेंट एंड आस्क द डॉक्टर अबाउट ऑल द वैक्सीन दैट शी इज नीड बिफोर द कंसेप्शन एंड रिड्यूस द स्टिल बर्थ, तो क्या होगा, रुबेला। मैरिड वुमन केम इन द विंटर टू द ओबीजी क्लिनिक, शी वांट टू कंसीव लेटर बट वैक्सीन यू शुड, विंटर में आ रही है उस टाइम पे आप इन्फ्लुएंजा देते हो, ओके। प्री कंसेप्शन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपने प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है। इसमें नेक्स्ट को मीसल मम्स का बताया हुआ है कि कौन सा होता है फॉर द इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मंथ, वेरी सेला का भी बताया हुआ है, टी डैप का भी। अब प्रेग्नेंट द सेकंड ट्राइमेस्टर विच वैक्सीन टू गिव हर। सेकंड ट्राइमेस्टर में आई ऑलरेडी टोल्ड यू फर्स्ट और सेकंड के अंदर आप इन्फ्लुएंजा देते हो, थर्ड के अंदर टी डैप, ओके। नेक्स्ट उन्हें बता दी कि टी डैप आई ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट 27 to 36 वीक, जैसे मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर बनता है, ओके। Next, pregnant lady, which vaccine should she get at the first visit is influenza. Pregnant nullipara, what vaccine should you give her? Nullipara है, अब उस टाइम पे आपको डिपेंड करेगा उसकी gestation age क्या है, okay. Female have the regular cycle every 30 days and last period before 36 days she received the rubella vaccine before 3 weeks. She was asked not to get pregnant until the 2 months of receiving the rubella, but she got pregnant. What is the pregnancy outcome? It's mostly not affected. Pregnant woman doesn't have the rubella vaccine, what should do? Doesn't have the rubella vaccine, then what should do? अब उसे कहने के या तो हम पहले लगवा देंगे या फिर पोस्टमार्टम लगवाएगी, ओके। और इसका भी आपने स्पेसिफिक याद रखना होता है कि फर्स्ट डोज जो है ना वो आप हॉस्पिटल में जब पेशेंट होगा तब देते हो, और सेकंड डोज उसे 4 to 8 वीक्स के बाद देना है, ओके। एंड ब्रेस्ट फीडिंग जो है इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होती इसकी। And next, the pregnant her child school had an outbreak and she was afraid to get her child with which vaccine she should give as the influenza. Okay, the Gravida 2 parasite at the 20 week of the gestation with the cervical incompetence, cervical and 30 है, and what is the most appropriate management? इसमें क्या होगी कि cervical incompetent है, उसकी लेंथ भी 30 अगर 25 से कम हो। इसमें मैं आपको बताती हूँ साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आपने क्या याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट ने आपको प्रीवियस प्रेगनेंसी लॉस की हिस्ट्री दी है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसे उसका जो उसे आपने कहना होता है 13 to 14 वीक्स पर आके आपने स्कैन करवाना है। और फिर जब प्रीवियस करते हो तो उसके सर्वाइकल लेंथ जो है लेस देन 25 होती है तो आप उससे कहोगे कि सर्कलाज करना, और अगर 25 से ज़्यादा होती है फिर आप उसकी वो सीरियल एग्जामिनेशन करते हो, ओके। लाइक और अगर फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा अर्ली पे प्रेजेंट हो गया तो फिर आप सूचर्स लगाते हो। अब इसमें देखो 20 वीक ऑफ द जेस्टेशन विद सर्वाइकल इनकम, सर्वाइकल लेंथ ठीक है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आप प्रोजेस्टेरोन देते हो, प्रोजेस्टेरोन को आप ऐसे रख सकते हो लाइक P2P, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। अब सर्वाइकल साइकोलॉजी की इंडिकेशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री आ रही है 1 और 2 ट्राइमेस्टर लॉसेस की लीडिंग टू द पेनलेस सर्वाइकल डायलेशन, प्रायर साइकोलॉजी ड्यू टू द पेनलेस, और इसमें आप 13 to 14 वीक्स पे बेस करते हो। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेन अगर तो पेनलेस सर्वाइकल डायलेशन होगी ना सेकंड ट्राइमेस्टर पे, फिर आप उसे एमरजेंसी और रेस्क्यू साइकोलॉजी करते हैं, ओके। और इसमें प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंटेशन अगर फॉर एग्जाम्पल सिंगल प्रेगनेंसी और शॉर्ट सर्विक्स लेस देन 25 है, ट्विन प्रेगनेंसी विद शॉर्ट सर्विक्स लेस देन 25 पे फिर आप देते हो। अब इसमें लेट्स एक्सक्लूड cervical cycler doesn't meet the criteria, stick bed rest, not use any more progesterone supplementation is only the reasonable option. Female with the previous 2 preterm labor, now she's at the 20 week of the gestation and her cervix open 30, what you will do? अब cervix जो है वो 30 है, she's 20 week of the gestation पर है और preterm labor तो उसमें हम progesterone देंगे, okay। So इसमें फिर दोबारा से देख लो सर्वाइकल साइकिल जो हिस्ट्री इंडिकेटेड जो है 13 to 16 वीक पे, अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड जो है वो अगर सर्वाइकल एंड 25 से कम हो, प्रोकोलिटिक डजंट हैव द कॉन्ट्रैक्शन स्टिक वही रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेशन ऑफ सर्वाइकल साइकिल की इंडिकेशन ऑलरेडी टोल्ड यू अगर जो लेंथ है वो लेस देन 25 होगी। प्रेग्नेंट 18 वीक ऑफ द जेस्टेशन विद सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, हिस्ट्री ऑफ द प्रीवियस फीटल पैसेज एट द 28 वीक्स। इसमें अगर तो 18 वीक्स पे आई है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के साथ, तो प्रीवियस आपको हिस्ट्री दे रही है 18 वीक्स पर आई है, तो हम उसमें क्या करते हैं कि उसको फॉलो अप करवाएंगे। अब इसमें आप ये तो नहीं कर सकते कि सर्वाइकल साइकोलॉजी कर लोगे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर फॉर एग्जांपल 25 से कम है तो आप क्या करते हो साइकोलॉजी, और अगर 25 से ज़्यादा तो फिर आपने सीरियल एग्जामिनेशन करनी होती है, वो 18 वीक्स पे मोस्टली यही टाइम होता है 13 to 14 या 14 to 16, okay। So the next one is pregnant in the 8 week gestation had a miscarriage in the previous pregnancy at the 20 weeks, what should she do? इसमें 8 week gestation पे आई है, उसने previous history दी है at the 20, अब आपने उसका इंटरनेट फॉलो पे बुलाना है ना। Pregnant at the 13 week of the gestation with the history of spontaneity at the 20, what is the most appropriate action you should do? 13 weeks पर आई है तो 13 weeks पे आपने स्कैन करके देखना ना, और फिर उसके अकॉर्डिंग सर्वाइकल जो साइकोलॉज करेंगे हम, ओके। पेशेंट एट द 8 वीक ऑफ द जेस्टेशन डायग्नोज सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, व्हाट टू डू? अब इसमें 8 वीक्स पे आई है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, फिर आप सूचर्स लगाते हो। Pregnant at the 18 week of the gestation, she has a history of the recurrent fetal loss, now came to the ER due to the sudden fetal part expulsion. तो क्यों होगी expulsion 18 weeks पर? क्योंकि cervical incompetence है, वो insufficiency है, okay।
Next 30-year-old gravida 3 para 1 presented at the 24 week of the gestation with a preterm labor. She gave a history of the preterm delivery at the 34 weeks in her first pregnancy. Which of the following is the best? अब preterm labor को जब भी आपने evaluate करना होता है, मैंने आपको इस टॉपिक में भी बताया था कि आपने fetal fibronectin करवाना होता है. Pregnant woman with a history of the preterm labor 2 times presented with a vaginal spotting want to give her. अब इसमें आप क्या देते हो? वही प्रोजेस्टेरोन देते हैं, ठीक है. What is the folic acid quantity for the healthy lady want to conceive and with no prior disease? अगर उसको कोई disease नहीं है तो उसमें हम 1 मिलीग्राम देते हैं, और अगर एंटीडी का रिस्क ज़्यादा हो जाए तो हम 4 मिलीग्राम देते हैं, और अगर लाइक रिप्रोडक्टिव एज में जैसे एवरेज रिस्क वोमेन है तो उसमें आपने 400 माइक्रोग्राम पर डे देना होता है. फॉलिक एसिड डोज फॉर द प्रेग्नेंट लेडी विद नो रिस्ट्रिक्टर. अब इसमें प्रेग्नेंट लेडी के लिए फॉलिक की डोज क्या होगी, उसके कोई रिस्ट्रिक्टर नहीं है, तो उसमें 400 माइक्रोग्राम जिसके अंदर 0.4 मिलीग्राम बनती है. ओके, वोमेन वाज टेकिंग द हाईली एंड्रोजेनिक प्रोजेस्टेरोन विदाउट नोइंग शी इज प्रेग्नेंट. इसमें ना आपने याद रखना कि जो आपका प्लेसेंटा होता है ना उसके अंदर एरोमेटेज एंजाइम होता है जो क्या करता है, एंड्रोजन को कन्वर्ट कर देता है टू द एस्ट्रोजन, और फिर जो एस्ट्रोजन है वो सारे ये सिम्टम्स कॉज करेगा, वेलाइजेशन, रिस्कनाइजेशन. ओके, प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड इन द यूट्राइन वॉल, व्हाट इज दैट? इसमें ना आपने याद रखना कि प्लेसेंटा की ना 3 टाइप्स होती है, एक्रीटा, इनक्रीटा और परक्रीटा. अब इसको ए से अटैच, इनक्रीटा से आई से इन्वेड, और परक्रीटा से लाइक उसको ना पूरा मतलब सारी लेयर्स कर लेगा, पेनिट्रेट करता है, ठीक है. अब इसमें देखो प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड इन द यूट्राइन वॉल, तो इसके अंदर क्या होगा, इन्वेड करेगा, इम्प्लांटेड है तो इनक्रीटा होगा, ठीक है. नेक्स्ट प्रेग्नेंट 38 वीक्स एट द हॉस्पिटल प्लान फॉर द इलेक्टिव सी सेक्शन अल्ट्रासाउंड शो द प्लेसेंटा अटैच डीपली इनटू द यूट्राइन वॉल. तो इसके अंदर प्लेसेंटा अटैच डीपली इनटू द यूट्राइन वॉल, व्हाट इज द डायग्नोसिस? अब इसके अंदर अटैच जो आता है वो क्या होगा, इसमें क्या होगा कि प्लेसेंटा जो है वो अटैच होता है डीपली इनटू द यूट्राइन वॉल, व्हाट्स द डायग्नोसिस? द इसमें एक्रीटा देखो अटैच है, इनक्रीटा जो है वो इन्वेड है. इसके अंदर आपने प्लान किया अल्ट्रासाउंड, मतलब उसके साथ अटैच हुआ है, लेकिन अब उसमें इन्वेड और पेनिट्रेट का कोई नहीं दिया हुआ, तो फिर यू विल से इट्स अ प्लेसेंटा एक्रीटा. ओनली अटैच की वर्ड से याद रख लो. The next one, 46-year-old, gravida 3 para 1 at the 34-week gestation, present to the antenatal clinic for the regular checkup. She has unremarkable medical history and uncomplicated pregnancy. Braxton है और cervical discharge है, pre-pregnancy BTA है, 54.4, vital sign normal है, current weight 52 है, rubella की antibodies, hepatitis B की सारी नेगेटिव है, blood type O पॉजिटिव है. Which of the following is the most appropriate? क्या होगा कि हमने उसे ना अगर इस टाइम पे आई है और उसने रेगुलर चेकअप किया है, कोई अनरिमार्केबल उसकी हिस्ट्री है, नो डिस्चार्ज, तो फिर आपने उसको फॉलोअप करवाना होता है फॉर आफ्टर द. अब इसमें जब मैंने आपको एंटीनेटल विजिट्स का बताया था ना, उसमें आपको बताया था कि अंटिल द 28 वीक्स आपने क्या करना होता है, 4 वीक्स इंटरवल मतलब फॉलोअप करवाना होता है. फिर 36 वीक तक आपने कहना हर 2 हफ्ते बाद, उसके बाद फिर वीकली आ जाता है. तो अब ये 24 कौन से वीक पर है आपके पास, 1 सेकेंड, 46-year-old है, 34 वीक्स पर है ना, तो इसमें आपने याद रखना कि 36 तक मैंने आपको बताया है ट्वाइस, ठीक है, और 28 पे 4. The next one, the pregnant woman, her last menstrual period 7 months, she has a regular period, is sure about it, what is the expected date of the delivery? इसके अंदर आपने डे वो जो हम डे में 7 और मंथ ऐड करते थे और फिर ईयर, इसमें आप डे प्लस 7 मंथ प्लस 9 और ईयर याद रख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ईडीडी निकालनी है. नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जीपीएस का स्वाब आपने किस टाइम पे स्क्रीन करना होता है, 35 to 37. 12 वीक प्रेग्नेंट है, व्हाट विल हर ब्लड टेस्ट शो इज क्या होता है, सबसे जो सीरम कैरेटिन होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है. फीमेल प्रेग्नेंट विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिगार्डिंग द एलिवेटेड बीटा एचसीजी, जो बीटा एचसीजी एलिवेटेड होता है इसमें आपने याद रखना कि ये टीएसएच और टीआरएच दोनों को कम कर देते हैं. अब बीटा एचसीजी जो है वो सेंसिटिव मार्कर होता है डाउन सिंड्रोम का, लेकिन यहाँ पर ये हम सी क्यों नहीं लगा रहे, बिकॉज डाउन सिंड्रोम के लिए सेंसिटिव जरूर है, लेकिन उसके लिए हमने 4 टेस्ट करने होते हैं, इसमें क्वाड्रुपल आता है, लाइक इनहिबिन आ जाता है, स्ट्रायोल आ जाता है, ठीक है, बीटा एचसीजी होता है, एएफपी आता है, ये 4 क्वाड्रुपल टेस्ट आता है. तो इसमें 2 जो होगा वो बीटा एचसीजी कॉज डिप्रेशन ऑफ द टीएसएच. फीमेल प्रेग्नेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2 रिगार्डिंग द एलिवेटेड बीटा एचसीजी, अब इसमें जो है टीआरएच की एलिवेशन बताई गई, तो सेंसिटिव मार्कर क्या होगा, डाउन सिंड्रोम. ओके, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट इन द प्रेगनेंसी, इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम जो है वो 40 से 45% तक इंक्रीज हो जाता है. बट टाइम ब्रेस्ट फीडिंग कौन सा बेस्ट टाइम होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर प्रीनेटल, या आप उसको कंसल्ट करो. प्रेग्नेंट लेडी मेंस्ट्रुअल पीरियड, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर एंटीनेटल केयर विजिट फॉर अस. अब इसमें मेंस्ट्रुअल पीरियड, अब इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम क्या होता है कि 11 से 13 वीक्स. जो आइडियल टाइम होता है वो 10 वीक ऑफ द जेस्टेशन पे आपने स्टार्ट कर देना होता है, जो 10 से 11 पे आपने फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट और प्रीनेटल स्क्रीनिंग करवानी होती है. Okay, female married presented with a vomiting or LMP 2 months ago upon speculum. There's a dusky blue discoloration है cervix से, जिसे हम Chadwick sign भी बोलते हैं, ठीक है. ये कब होता है मोस्टली जो है ये आपको व्हाट इज द नेक्स्ट टू डू, अगर तो म्यूकस मेम्ब्रेन कंजेस्टेड है, ब्लूइश, उसको Chadwick sign भी बोलते हैं, मोस्टली 8 to 12 वीक्स पर होती है. इसको आपने बीटा फिर कंफर्म करने के लिए यूरिन का या फिर ब्लड का बीटा एचसीजी करवाते हो टू रूल आउट द प्रेगनेंसी. प्रेग्नेंट विद हिस्ट्री ऑफ द यूट्राइन फाइब्रॉइड, 34 वीक gestation, presented with abdominal pain and the fever, examination unremarkable with a closed cervix and no passage of the tissue. Which of the following is the most appropriate management? इसमें फाइब्रॉइड की हिस्ट्री है, 34 वीक है, एब्डोमिनल पेन है, फीवर भी है, क्लोज सर्विक्स है, कोई टिश्यू पास नहीं हो रहे, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है. अब इसमें लिगोमायोमा इन द प्रेगनेंसी देख लेते हैं. मोस्टली जो है ना फाइब्रॉइड वो सिम्टोमेटिक होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. सिम्टोमेटिक में क्या होगा, मोस्टली पेन होती है, पेल्विक प्रेशर होता है, ब्लीडिंग हो सकती है, पेनफुल को आप ट्रीट कर सकते हो एनालिसिया से, ठीक है. अब फाइब्रॉइड रिलेटेड पेन इज नॉट द इंडिकेशन फॉर द इमरजेंसी सर्जरी. इसमें एनालिसिया भी पैरास्टामोल यही देते हैं मोस्टली. अब इसमें देखो हिस्ट्री यूट्राइन फाइब्रॉइड की थी, 34 वीक पे, एब्डोमिनल पेन है, फीवर है, और कोई कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो फिर आप इसमें ऑब्जर्वेशन करते हो. प्रेग्नेंट लेडी विद नो हिस्ट्री ऑफ द चिकन पॉक्स बिफोर इन हर एंटीबॉडीज नेगेटिव, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप. इसमें ना आपने वेरिसेला, इसमें पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. प्रिवेंशन इज टारगेटेड टू द ससेप्टेबल होस्ट हु डोंट हैव अ हिस्ट्री ऑफ द इन्फेक्शन, सीरोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द प्रायर एक्सपोजर. वेरिसेला वैक्सीन शुड नॉट बी, इसमें ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप वैक्सीन नहीं देते प्रेग्नेंट पेशेंट को. ओके, सो नो हिस्ट्री ऑफ द, पहले से बताया कि उससे कभी नहीं हुआ एंटीबॉडीज की नेगेटिव है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होगा कि अवॉइड करें एक्सपोजर को. Female gravida 1 para 0 may start period for 3 months, has an irregular period, doesn't know the gestation age. On ultrasound 11 week was the calculated, but is most likely method of the dating gestation age her. अब इसमें देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ना आपने
13+6 वीक में सोनोग्राफिक असेसमेंट करवाती हूँ कि उसके अंदर जो CRL होता है, ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है कि जिसे आपने जेस्टेशन एज देखनी है, ठीक है। इरेगुलर पीरियड है, उसमें डजन नो द जेस्टेशन एज, अल्ट्रासाउंड पे 11 वीक्स कैलकुलेट किए, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप CRL को मेजर करोगे। फीमेल प्रेग्नेंट फॉरगेट LMP व्हिच इज द एक्यूरेट वे टू डिटेक्ट द जेस्टेशनल एज। अब इसमें LMP उसमें भूल गई है, तो जेस्टेशन एज को डिटेक्ट करने का क्या है, और CRL ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो फिर आप क्या करोगे, हेड सर्कमफेरेंस मेजर करते हैं। इसको एक बार रीड कर लेते हैं। CRL जो है वो मोस्ट एक्यूरेट जो होता है ना, वो मोस्टली 13 वीक्स पर होता है, ठीक है। और फॉर द प्रेगनेंसी द सेकंड ट्राइमेस्टर बियॉन्ड द 14 वीक ऑफ द जेस्टेशन आप क्या करते हो, हेड सर्कमफेरेंस, और दूसरा क्या करना होता है आपने, बायपैराइटल डायमीटर, सेम ही है ना, ठीक है। और इसको कंबाइन करने के बाद सिंगल बायोमीटर्स में कॉम्बिनेशन ऑफ द BPD, हेड सर्कमफेरेंस, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, ये हम सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में करते हैं। 12 से 14 वीक्स और 13 वीक्स पे CRL होता है, एब्डोमिनल के लिए हेड सर्कमफेरेंस और बायपैराइटल डायमीटर होता है। ओके, सो फीमेल पेशेंट हैड LMP 6 to 8 weeks. She cannot remember 2 weeks ago. She did home pregnancy test. It was positive. It is the gold standard investigation to determine the gestation age. अब इसमें आप क्या करोगे, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं हम, ठीक है। Pregnant liver, patient delivered 4 months ago. Now she came with a positive pregnancy test at the home and forward her LMP, but is accurate वे क्या होता है, या आप जो भी है उसका स्कैन करके देखोगे, पॉजिटिव है। और बच्चे समझ यहाँ पर इन्होंने आई थिंक सो गलत लिख दिया है, क्योंकि हम इसमें अल्ट्रासाउंड करते हैं, ट्रांसवेजाइनल नहीं होता। Ultrasound examination is the best method to determine the gestation estimated due to the EDD. And the journal, the earlier the ultrasound, the more accurate the dating. CRL is associated with the most accurate estimation up to and with an accuracy. I think so इसका abdominal, लेकिन यहाँ पर वीक नहीं दिया हुआ, तो अल्ट्रासाउंड करेंगे as early as possible. Okay. One second. Female had LMP 20 weeks ago. No symptom with a fundal height slightly above the symphysis pubis. Highly valuable investigation क्या होगी? No symptom, fundal height जो है आपको लग रही है थोड़ी सी बड़ी, तो फिर आप अल्ट्रासाउंड करके देखोगे। यही बेस्ट मेथड होता है अगर किसी को अपनी LMP का नहीं पता। Female 38-year-old had her 20 week of the gestation presented with a vaginal spotting with a no history of the trauma. Her blood group is O negative. She is vitally stable. Ultrasound पे normal size fetus है with a long cervix. What you will do? क्या है, 20 week of the gestation पे है, vaginal spotting है, कोई trauma की हिस्ट्री नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, vitally stable है। What you will do, इसमें फिर आपने डिस्चार्ज कर देते हो। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द NTD सेलेक्टिव प्रोफाइलिक्स फॉर द प्रेगनेंसी, इसमें फीटो मैटरनल ब्लीडिंग हो सकती है अगर आपने देख लेने के लाइक उसकी पास्ट इस तरह की हिस्ट्री तो नहीं है। थ्रेटन अबॉर्शन में आपने देन ऑफन एडमिनिस्ट्रेट टू द पेशेंट विद अ सिग्निफिकेंट क्लिनिक, मतलब लास्ट टाइम जो है वो बेबी जो था वो पॉजिटिव तो नहीं था, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। फीमेल प्रेग्नेंट एट 33 वीक्स प्रेजेंटेड विद मल्टीपल लम्प्स अराउंड द एरोला, सुपरफिशियल यूनिफॉर्म इन द साइज लिमिटेड टू द एरोला, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। अब इसमें अगर जो एरोला का पार्ट होता है उसके अंदर मल्टीपल एलिवेशन, उसे हम मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स भी कहते हैं, जो कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पर जो एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। सो इट्स अ मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स। मिडिल एज फीमेल पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ द मायोमेक्टमी इन ऑपरेटिव नोट, they enter uterine cavity. They enter the uterine cavity during the surgery, but is the most likely develop in the pregnancy. अब इसमें दोबारा से आपको मैंने बताया कि क्या होता है, 3 ही होते हैं ना अगर, तो एक होता है एक्रीटा, परक्रीटा और इनक्रीटा। अब इसके अंदर आपने ये भी याद रख सकते हो कि अगर तो मायोमेट्रियम के साथ अटैच है और एंकरिंग द विलाई को एंकर कर रहा है अटैच टू द मायोमेट्रियम, और सेकंड वन पेनिट्रेट करता है मायोमेट्रियम में, लेकिन जो परक्रीटा होता है वो सारी लेयर को सबको इन्वॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो इसमें मोस्ट लाइकली जो डेवलप होगा वो एक्रीटा होता है। रिस्क फैक्टर्स में प्रीविया है क्रीटा के, ज़्यादातर चांसेस है क्रीटा के ही होते हैं, फिर पर क्रीटा है और 15% क्रीटा होता है। इसकी डिफरेंट परसेंट ऑफ प्रीविया, कोई स्कार है, कोई सर्जरी हुई है, ठीक है। फीमेल पेशेंट अंडरवेंट द मायोमेक्टमी फॉर द यूट्राइन फाइब्रॉइड इन द ऑपरेटिव नोट, दे एंटर द एंडोमेट्रियल कैविटी, व्हाट इज द रिस्क ऑफ द प्लेसेंटा इन क्रीटा। अब प्लेसेंटा जब भी इस तरह की सर्जरी होती है ना, तीनों के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन मोस्टली मैंने आपको ऊपर बताया कि एक्रीटा के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फिर क्रीटा के होते हैं, और फिर क्रीटा के तो ये इंक्रीज हो जाएगा। ओके, so the next one is the mother developed the infection while she is pregnant. She developed an IgG, which is the kind of the immunity the baby will have. अब इसमें मदर को इन्फेक्शन हुआ था जब वो प्रेग्नेंट थी, और उससे IgG बना दी। अब ये कौन सी, व्हाट इज द काइंड ऑफ इम्यूनिटी द बेबी को पहले से वो मिल जाएगी, बनी बनाई, तो ये पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी होती है जो कि प्लेसेंटा से पास होकर बेबी को मिलेगी। फीमेल प्रेग्नेंट अल्ट्रासाउंड शो द इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, व्हाट टू डू। अब इसमें अल्ट्रासाउंड पे तो फिर आप क्या करोगे, पेशेंट को करोगे ना इन्फॉर्म। वंस द फीटल डेथ हैज बीन कंफर्म बाय द अल्ट्रासाउंड, उसकी विजुअलाइज नहीं हो रही तो पेरेंट्स को आपने जल्दी से इन्फॉर्म करना, ठीक है। आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ द सेल वर्ड्स, इनिशियल कॉन्सेंट शुड इंक्लूड द कम्युनिकेशन ऑफ द फीटल डेथ टू द पेरेंट्स इफ देयर इज बोथ हस्बैंड एंड पेशेंट और पेरेंट्स आई विल चूज इट। प्रेग्नेंट 28 वीक with a bilateral breast mass, it was movable, side was 3 to 4 centimeter, which is the most appropriate next step. अब इसमें आपको अगर mass मिल रहा है और वो movable भी है, size भी उसका है, तो फिर आप क्या करोगे, इसके अंदर bilateral आपने अल्ट्रासाउंड करवाना होता है इमेजिंग के लिए, ठीक है। Which of one of the following reduce the risk of the IUGR and the preterm delivery। अब इसको क्या चीज़ कम कर सकती है, इसमें मोस्टली जो है ना लो डोज एस्प्रिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीक्लैम्सिया टू एडवर्स द प्रेगनेंसी, मतलब दोनों प्रीक्लैम्सिया में चांसेस होते हैं ना, प्री टर्म और IUGR के, ठीक है। तो इसमें आप पहले से ही आप एस्प्रिन देना स्टार्ट कर देते हो। व्हाट वुड यू सी एट द 15 वीक ऑफ द जेस्टेशन। 15 वीक ऑफ द जेस्टेशन पे ये हमने लास्ट में भी हमसे डिस्कस किया कि प्लाज्मा वॉल्यूम जो है ना वो रेज हो जाता है। अब इसमें हीमोडायनामिक चेंजेस के अंदर हम रीड कर लेते हैं, ब्लड वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम, एरिथ्रोसाइट वॉल्यूम, ये सारे बढ़ जाते हैं विद द ग्रेट रिलेटिव इंक्रीज इन द प्लाज्मा वॉल्यूम, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, हेमाटोक्रिट कम हो जाता है। प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो 12 से 36 वीक में क्या होता है 40 to 60% बढ़ जाता है, लेकिन 36 वीक पे आके हेमाटोक्रिट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। एसिम्प्टोमेटिक प्रेग्नेंट आस्क फॉर द यूरिन कल्चर फॉर सम जॉब रीजन, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू गेट द यूरिन कल्चर फॉर द एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया के लिए आप उसका मोस्टली मैं आपको बताते हैं 10 वीक्स पर, 12 वीक्स पर हम करते हैं मोस्टली, ठीक है। बट इज अ टाइप ऑफ एस्ट्रोजन इन द प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा टाइप ऑफ एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रायोल। अब इसमें 90% होते हैं डायोल और ट्रायोल, ये सेंसिटिव ट्रोफोप्लाज्मा होता है जो कि मैटरनल प्लाज्मा में एंटर होता है, लेकिन ज़्यादातर प्रेग्नेंट के अंदर आपने याद रखना कि एस्ट्रायोल होता है। ओके, फीमेल 34-year-old प्रेग्नेंट ग्रेविडा स्मोकर केम फॉर एंटीनेटल विजिट, हैज हिस्ट्री ऑफ द सबफर्टिलिटी एंड द फैमिली हिस्ट्री ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस इन द सेकंड डिग्री रियलिटी, व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। देखो प्रेग्नेंट ग्रेविडा है, स्मोकर है, एंटीनेटल विजिट के लिए आई है, सबफर्टिलिटी की हिस्ट्री दे रही है, डायबिटीज सेकंड डिग्री रियलिटी डायबिटीज मेलाइटस है, व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर, क्या होगा, सबफर्टिलिटी। ओके, नेक्स्ट इसमें सबफर्टिलिटी की क्या, अगर तो एज ज़्यादा है,
ठीक है। दूसरा इंक्रीज फ्रिक्वेंसी इन द ओल्डर ग्रेविटास, सिगरेट स्मोकिंग, ये सब रेस कर देते हैं, सब फर्टिलिटी के चांसेस को ज़्यादा रेस करेंगे। मदर हु इज आरएच नेगेटिव डिलीवर अ बेबी हु इज आरएच पॉजिटिव, शी वाज गिवन द एंटी डी आई 300। अब आपने याद रखें कि जब आप ये 300 मिलीग्राम देते हो तो उसमें 30 जो है कि फीटस की होल ब्लड को कवर करता है और 15 ml जो है उसे हाफ आरबीसीज को कवर करता है। तो 300 दे रहे तो ये 30 ml ऑफ होल ब्लड करेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी। हाउ टू नो द फीटल वेट एंटीनेटली एट द 37 वीक ऑफ द जेस्टेशन। 37 वीक ऑफ द जेस्टेशन के ऊपर आप क्या क्लियर करते हो? आपने देखना होता है एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओव्यूलेशन एंड द डाइकोरियोनिक और डायम्नियोटिक के अंदर आप लोग 3rd डे होता है, लेकिन मोनोकोरियोनिक और डायम्नियोटिक के अंदर जो होता है वो अपना 4 to 7 डे पर होता है। ओके, पेशेंट विद एब्सेंट फीचर हार्टबीट ऑन द अल्ट्रासाउंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट टू यूज फॉर द क्रोमोसोमल एनालिसिस। अब इसमें ना आपने सीवीएस और एमनियोसेंसिस का याद रखना है। इसमें एमनियोसेंटेसिस इसको हम बाद में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एमसीक्यूज को देख लो कि अगर फीचर हार्ट साउंड मतलब एब्सेंट है तो सबसे पहले ना हम कैरियोटाइप अगर अवेलेबल है तो वो करो, अगर नहीं है तो फिर आपने क्रोमोसोम एनालिसिस के लिए एमनियोसेंटेसिस करते हो। ठीक है। मदर केम फॉर द एंटीनेटल केयर अल्ट्रासाउंड जब भी रिवर्स एंड डायस्टोलिक ब्लड फ्लो होगा ना तो आपने क्या करना होता है? इमीडिएट डिलीवरी करवानी है। ठीक है। 35-year-old मदर है, अल्ट्रासाउंड विच शो द रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो इन द अम्बिलिकल आर्टरी, सीटीजी नॉर्मल है, बट इज एप्रोप्रिएट इमीडिएट डिलीवरी। प्रेग्नेंट लेडी एट द 30 weeks ड्यूरिंग द एंटीनेटल केयर ऑन द अल्ट्रासाउंड फीटस साइज स्मॉलर है देन बिफोर विद द ओलिगोहाइड्रोमिनोज, डॉपलर पे रिवर्स आया है, डिनाइड एनी लॉस ऑफ द फीटल मोमेंट एंड व्हाट इज एप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप। फिर आप इसमें कोई मतलब डिनाइल लॉस ऑफ द फीटल मोमेंट में आप नो स्ट्रेस टेस्ट करते हो। ठीक है। नो स्ट्रेस टेस्ट या फिर बीपीपी करते हो। 28-year-old फीमेल प्रेग्नेंट 35 वीक ऑफ द जेस्टेशन, डिक्रीज फीटल मोमेंट आ गई है, सीटीजी जो है वो ठीक 130 है, 1 और लेटर सीटीजी बिल्कुल ठीक आ रही है, तो बेस्ट मैनेजमेंट आप से डिस्चार्ज कर दोगे। ठीक है, सब कुछ तो ठीक है। 32 वीक जेस्टेशन एरिया वरीड हार्ट बेबी स्टॉप मूविंग, बट इज द नेक्स्ट मोर स्टेप आप नो स्ट्रेस टेस्ट करते हो और सेकेंडली बीपीपी करोगे। डिक्रीज फीटल मोमेंट, बट इज द फर्स्ट थिंग टू डू इज द फीटल मोमेंट कम है तो सबसे पहले आपने क्या करनी होती है? सीटीजी। Okay, patient at 29 week did not feel the fetal movement for 1 day, CTG was reactive, BPP was 8, what to do next। अब इसके अंदर 8 to 10 जो BPP होता है ना वो नॉर्मल होता है। ठीक है। अगर तो 37 वीक से कम है और उसकी फीटल वैल्यूएशन ठीक तो फिर आपने उसमें आप उसे कहोगे कि आपने नो स्ट्रेस और अल्ट्रासाउंड जो है ना हफ्ते में 2 बार करवाना है, तो इसमें आपने उसको रिपीट करवाएंगे, कहेंगे कि आपने बीपीपी दोबारा 1 वीक के बाद आके करवा लेनी है। प्रेग्नेंट अराउंड 30 वीक्स इसके केस ऑफ आरएच एल्यूमिनाइजेशन, फीटस वाज फाउंड टू हैव द एनीमिया। मैनेजमेंट क्या होगी कि आपने 30 वीक से आरएच मतलब फीटस और एनीमिक है तो फिर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे। प्रेग्नेंट ऑफ द ट्विंस वन हैज इंक्रीज नकल ट्रांसलूसेंसी जो होती है ना ये कार्डिक malformation के रिस्क को बढ़ा देती है। वुमेन डिलीवर अ बेबी विद डाउन सिंड्रोम, शी वांट्स टू नो अबाउट द फ्यूचर प्रेगनेंसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट चॉइस ऑफ हर इज द। अब इसमें याद रखो कि जो आप क्या करते हो? सीवीएस करते हो और दूसरा एमनियोसेंटेसिस करते हो। जो सीवीएस करते हैं ना ये हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करते हैं, मतलब 10 से 13 वीक्स में, और जो एमनियोसेंटेसिस होता है वो 15 से 20 वीक्स में करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए सीवीएस है और सेकंड के लिए एमनियोसेंटेसिस है। अब इस एमसीक्यू को देखो, वुमेन डिलीवर अ बेबी विद डाउन सिंड्रोम, शी वांट्स टू नो अबाउट द फ्यूचर प्रेगनेंसी। ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट चॉइस ऑफ हर, इसमें क्या कुछ सीवीएस का तो नहीं बताया हुआ तो फिर एमनियोसेंटेसिस कहेंगे। ओके। प्रेग्नेंट एज अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम, शी इज कंसर्न अबाउट हैविंग अनदर चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम, बट इज द बेस्ट रोल इन द सेकंड ट्राइमेस्टर की बात हो रही है तो फिर क्या करेंगे? एमनियोटिक फ्लूइड। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के लिए बेस्ट जो होता है ना वो 16 to 18 वीक्स यहाँ पर दिया हुआ, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक होता नहीं 15 से 20 नहीं बताया हुआ, तो फिर हम उसी को कंसीडर करेंगे। ठीक है। लाइक 10 to 13 भी नहीं दिया हुआ, तो बेस्ट वीक आप याद रखोगे 16 to 18 वीक होता है। ठीक है। जैसे ऊपर एसीओजी के अकॉर्डिंग जो है ना वो मोस्टली जो है 15 से 20 वीक्स है। नेक्स्ट में देखो, प्रेग्नेंट लेडी एट 39 वीक ऑफ द जेस्टेशन, हर रूटीन बीपी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी वाज 120 बाद सडनली। अब इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 20 वीक्स के बाद जो है और सब प्रोटीन यूरिया नहीं आ रहा तो क्या होगा? जेस्टेशन हाइपरटेंशन है। अब इसमें भी देखो अगर ब्लड 38 वीक्स पर है, बीपी ज़्यादा है, एलिवेटेड प्रोटीन आ गया तो क्या होगा? प्रीक्लैम्सिया। ओके। 15 वीक ऑफ द जेस्टेशन पे हाइपरटेंशन है, प्रोटीन यूरिया है तो क्या होगा? व्हाट इज द डायग्नोसिस? अब इसमें सॉरी नो प्रोटीन यूरिया, अगर प्रोटीन यूरिया नहीं है जब हाइपरटेंशन और 15 वीक्स पर है ना तो फिर क्या होगा? क्रोनिक हाइपरटेंशन से प्राइमरी हाइपरटेंशन। 36-year-old एट द 15 वीक जेस्टेशन कंप्लेनिंग ऑफ द हेडेक, ब्लड भी प्राइमरी हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंशन के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट लेविटालोल होता है। ओके। प्रेग्नेंट फीमेल विद हाइपरटेंशन 140/90, नो प्रोटीन यूरिया, बट इज द फर्स्ट लाइन इज लेविटालोल। मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉनिक हाइपरटेंशन द प्रेगनेंसी में क्या होगा? लेविटालोल। प्रेग्नेंट हर बीपी 150/90 व्हाट टू गिव। अब इसके अंदर क्या देते हैं? हम लेविटालोल देते हैं, अब ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो फिर हम इसके अंदर क्या देंगे? निफेडिपिन देंगे, लेकिन अर्जेंट में आप लेविटालोल के बाद हाइड्रोलाजिन फिर निफेडिपिन देते हो। प्रेग्नेंट 20 वीक ऑफ द जेस्टेशन विद हाइपरटेंशन 160/90, व्हाट इज एप्रोप्रिएट एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज लेविटालोल। ओके। स्वेयर प्रीक्लैम्सिया एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन ड्रग इज द स्वेयर प्रीक्लैम्सिया। एक्यूट मैनेजमेंट के लिए आप लेविटालोल नहीं दिया हुआ देन यू विल डू गिव द हाइड्रोलाजिन। ओके। प्रेग्नेंट लेडी हैड द सीजर, इज अनकॉन्शियस, हर बेबी इज हेल्दी, व्हाट टू डू। आपने सबसे पहले अनकॉन्शियस है तो एयर में मैनेज करो उसका। 23-year-old प्रीमी ग्रेविडा प्रेजेंट एट 32 वीक ऑफ द जेस्टेशन विद सीजर, ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट रेट 78 है, रेस्पिरेटरी रेट 18 है, टेम्परेचर यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब इसमें जब भी सीजर की बात आ गई तो आप इंग्लिश सल्फेट देते हो। ओके। प्रेग्नेंट 34 वीक विद ब्लड वीन हेडेक, हाई ब्लड प्रेशर 170/90, व्हाट टू डू। अब इसमें आपने क्या देना होता है? हेडेक है, गर्बियन है, 34 वीक्स पे, तो आप प्रोफाइलेक्सिस के लिए मैग्नीशियम सल्फेट दे दोगे। आपने याद रखो कि अगर 37 वीक से कम है ना, पहले आप एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करोगे, मतलब एडमिट करोगे, फिर उसके बाद सारा सब कुछ होगा। 37 वीक्स के बाद आई है ना, और 34 वीक्स के भी बाद है, सॉरी 37, तो फिर आपने इंडक्शन करवानी और लेविटालोल देना। ठीक है। लेसन था। अब इसमें फिर मैंने बता दिया ये तो विदाउट स्वेयर फीचर था ना। स्वेयर फीचर से अगर 34 से कम है तो फिर आप एडमिशन करोगे, स्टीरॉइड दोगे, मैग्नीशियम सल्फेट, लेकिन अगर 34 से ज़्यादा है तो फिर आप इंडक्शन करवाओगे, मैग्नीशियम सल्फेट और लेविटालोल। प्रेग्नेंट एट द 28 वीक ऑफ द जेस्टेशन प्रेजेंट विद जनरलाइज्ड फटीग, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 162, यूरिन प्रोटीन इज +3, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? क्या होगा? 20 फटीग है, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, तो आप इसमें हाइपरटेंशन है, प्रोटीन भी आ गई है, तो फिर आप इसमें मोस्टली जो है वो हाइपरटेंसिव के लिए क्या देते हो? लेविटालोल। और कौन सी वीक पर आई है? 28 वीक्स में। ठीक है।
Next is the preemie gravid at the 32 week of the gestation came with a mild headache with no abdominal pain or visual disturbance, blood pressure हाई है, यूरिनरी प्रोटीन है, अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या होगा? माइल्ड हेडेक है, कोई एब्डोमिनल पेन नहीं है, कोई फीचर्स नहीं है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा, प्रोटीन आ रही है, तो अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ये है कि आपने विदाउट स्वेयर फीचर आ रहा है तो आप उसमें वीकली जो है उसे मॉनिटर करते हो। फीमेल प्रेग्नेंट विद हाइपरटेंशन एंड प्रोटीन यूरिया, शी हैज़ अ राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, तो इस मोस्टली जो है ये डिस्टेंडेड हेपेटिक कैप्सूल से होती है। जब ये इसकी कैप्सूल का नाम जो होता है इसे हम ग्लिसिन कैप्सूल भी बोलते हैं, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन केम विद abdominal pain and the back pain and the visual disturbance, her blood pressure is 145, 92, लैब शोज द यूरिक एसिड प्लेटलेट कम है, तो मोस्टली क्या होगा, बट इस स्वेयर फीचर क्या होगा कि प्लेटलेट काउंट लो हो जाएंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है ना। प्रेग्नेंट और बीपी 140/90, प्लेटलेट 90 की, शी हैज हिस्ट्री ऑफ द प्रीवियस स्वेयर प्रीक्लेम्शिया, what indicates is the severe preeclampsia is the platelets. Okay, pregnant at 12 week complaining of the mild edema है, blood pressure elevated है और positive trace protein यूरिया, तो आप इसमें क्या देते हो, लेबिटालोल। फर्स्ट लाइन यही होता है ना। प्रेग्नेंट 39 वीक ऑफ द gestation केम विद प्रोटीन यूरिया है 140/90, व्हाट इज योर रिएक्शन इज द 39 वीक्स पे 34 वीक से अगर कम होगा तो क्या होगा, 34 वीक से कम है तो फिर एडमिशन करोगे, स्टेरॉइड दोगे, मैग्नीशियम सल्फेट, लेकिन 34 से ज़्यादा फिर आप उसको इंडक्शन करवाते हो, साथ में मैग्नीशियम सल्फेट और फिर आई विल बीटा। प्रेग्नेंट 33 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन प्रेजेंटेड विद स्वेयर हेडेक, प्रोटीन यूरिन प्रोटीन +3 है, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, इसमें आपने 33 वीक्स पे है तो फिर आप उसको एडमिट कर लोगे, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करते हैं। एंड 34 वीक ऑफ द जेस्टेशन विद प्रीक्लैम्शिया, हाई ब्लड प्रेशर है, व्हाट टू गिव एज आप उसे स्टेबलाइज करोगे। 34 वीक्स पे भी आ गई है ना तो फिर आपको स्टेरॉइड देने की जरूरत नहीं है, मैग्नीशियम सल्फेट दोगे, डिलीवर करवाओगे। प्रेग्नेंट 35 वीक ऑफ द जेस्टेशन, हाइपरटेंशन केम विद स्वेयर हेडेक, एब्डोमिनल पेन है, फीलिंग डिजी, व्हाट टू डू, स्वेयर हेडेक है, आपने फिर उसको 35 वीक पे आ गई है तो मैग्नीशियम सल्फेट और फिर डिलीवरी के लिए एडमिट करोगे। प्रेग्नेंट 37 वीक, ब्लड प्रेशर ज़्यादा, एवरीथिंग एल्स वाज नॉर्मल, ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वाज 120/90, व्हाट इज द डायग्नोसिस। अब 37 वीक्स पे है, एवरीथिंग नॉर्मल, ब्लड प्रेशर ज़्यादा, तो क्या होगा, प्रीक्लैम्शिया। लेकिन इसमें 1 सेकेंड 37 वीक्स पे है, एवरीथिंग एल्स वाज नॉर्मल, तो उसका तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होना चाहिए, अगर तो उसमें प्रोटीन यूरिया आ जाता है तो फिर होना था प्रीक्लैम्शिया। इसमें प्रीक्लैम्शिया के स्वेयर फीचर्स बताए हुए हैं, ब्लड प्रेशर एलिवेशन है, सीएनएस डिस्फंक्शन हो सकता है, हेपेटिक एब्नॉर्मलिटी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, रीनल इनसफिशिएंसी है, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। इसमें द करेक्ट आंसर इज द प्रीक्लैम्शिया विद द स्वेयर फीचर्स। तो इसमें प्रेग्नेंट 34 वीक ऑफ द जेस्टेशन, कंप्लेनिंग ऑफ द वजाइना ब्लीडिंग है, ओपन सर्विक्स 6 सेंटीमीटर, हाइपरटेंशन है, प्रोटीन यूरिया है, पीटर ब्रेडिकार्डिया, तो आप इसमें क्या करोगे, 34 वीक्स में आइए मैग्नीशियम सल्फेट दोगे, डिलीवर करवाना है। प्रेग्नेंट 34 वीक ऑफ द जेस्टेशन है, प्रीक्लैम्शिया पेशेंट के विद एपिगैस्ट्रिक पेन है, हेडेक है, 34 वीक्स में आइए तो मैग्नीशियम सल्फेट और डिलीवरी कम होता है तो फिर आप उसको स्टेरॉइड्स भी एडमिट करोगे, स्टेरॉइड दोगे, मैग्नीशियम सल्फेट देन डिलीवरी। मैग्नीशियम सल्फेट गिवन टू द हाइपरटेंसिव प्रेग्नेंट क्यों देते हो, सीजर के अटैक को प्रिवेंट करना है। प्रेग्नेंट विद प्रीक्लैम्शिया एट 36 वीक डेवलप द सीजर आफ्टर द स्टेबलाइजेशन, यू शुड गिव द मैग्नीशियम सल्फेट टू प्रिवेंट द सीजर अटैक। Pregnant complaining of the severe abdominal pain, uterine contraction, she was given the 6 mg magnesium sulfate, the contraction become normal, then decrease the dose to 4 mg. Then she complained of the shortness of the breath, what to do, magnesium sulfate देते हो फिर अगर फॉर एग्जांपल इसकी डोज ज़्यादा हो जाती है उसकी टॉक्सिसिटी को, उन्होंने बताया कि मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया उसके बाद कॉन्ट्रेक्शन नॉर्मल, लेकिन ये डिक्रीज डोज टू द 4 mg। देन शी कंप्लेन, आपने तो मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी का याद रखना है क्योंकि क्या करता है, रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, कार्डिक अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। उसकी हाँ इसमें नीचे भी बताया हुआ है, रिफ्लेक्सेस लॉस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कार्डिक अरेस्ट, उसको स्टॉप करने के लिए आप कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हो। ओके, प्रेग्नेंट विद सीजर, गिव 6 mg sulfate, then decrease to 4 mg, examination there is a absent deep tender reflexes, तो आप क्या करोगे, स्टॉप कर दोगे और कैल्शियम ग्लूकोनेट दोगे। व्हाट इज द मेडिकेशन फॉर द सीजर इन द प्रेगनेंसी इज द मैग्नीशियम सल्फेट। रिस्क फैक्टर फॉर द प्रीक्लैम्शिया इज द मल्टीपल प्रेगनेंसी, ठीक है, इसको रीड कर लो, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, प्रीक्लैम्शिया, हाइपरटेंशन, थ्रोम्बोफिलिया, एसएलई, एपीए, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, किडनी डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ओबेसिटी, मोल, प्रीक्लैम्शिया बट एक्सपेक्टेड टू बी डिक्रीज। अब इसमें प्रीक्लैम्शिया के अंदर जो होता है ना, हीमो कंसंट्रेशन को आप याद रखना, ये हेलमार्क होता है कि इसके अंदर प्लाज्मा वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। देखो एवरेज साइज के अंदर ब्लड वॉल्यूम 3000 है, ड्यूरिंग द लास्ट पीरियड दिस एवरेज 45, लेकिन क्लैम्शिया के अंदर क्या होगा, ये 15 एक्सेस लॉस हो जाता है, ठीक है, वेजस स्पैम होगा, स्पैज़म होगा, एक्टिवेशन होती है और लीकेज ऑफ द प्लाज्मा इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस से। अब यूरिक एसिड इंक्रीज होता है प्रीक्लैम्शिया में, क्रेटिनिन इंक्रीज होता है, लेकिन प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन स्वेयर फीचर्स में देखोगे तो प्लेटलेट्स होंगे, इसमें स्वेयर नहीं है ना। ओके, पेशेंट विद प्रीक्लैम्शिया बट विल डिक्रीज, इसमें प्रीक्लैम्शिया में है तो क्या होगा कि प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट इसमें पेशेंट विद प्रीक्लैम्शिया बट विल द डिक्रीज जैसे प्लाज्मा वॉल्यूम, यूरिक एसिड भी ज़्यादा होगा, क्रेटिनिन भी और प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी कम हो, मतलब प्लेटलेट्स कम होते हैं, लेकिन स्वेयर में आएगा ये। नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमन एट 12 वीक इंडिकेशन ऑफ द स्वेयर प्रीक्लैम्शिया क्या होता है कि इसके अंदर क्रेटिनिन जो है वो रेज हो जाएगा। ओके, प्रीमी ग्रेविड एट 32 वीक ऑफ द जेस्टेशन विद ब्लड प्रेशर 150/90, देयर इज एडिमा ऑफ द हैंड्स एंड द लेग्स, व्हाट टू डू। 32 वीक्स पे आई है और एडिमा है तो फिर आप इसमें क्या करोगे, यूरिनरी प्रोटीन की एक्सक्रीशन को देखोगे और फिर उसके मैनेज अकॉर्डिंगली करते हैं, तो इसके अंदर आप एवेलुएट करवाओगे पेशेंट को। पेशेंट विद प्रीक्लैम्शिया व्हाट यू विल ऑर्डर इज द यूरिन एनालिसिस। First thing to do the urine analysis to distinguish the gestation hypertension from the preeclampsia. Which of these causes the IUGR is the preeclampsia? ठीक है, IUGR fetal growth restriction, abruption, ये सब इसमें इंक्रीज होता है। Women with hypertension, what do you expect the complication? इसमें IUGR है। Patient with hypertension with protein urea on the beta low, she is 32 weeks, fundal height जो है वो 28 weeks है, मतलब कम है। बच्चों में लेकर with IUGR इसमें है, oligohydramnios में मोस्टली कॉमन होता है। Typical case of the preeclampsia, asking about which of the following clinical finding with this condition is oligohydramnios. Patient had the history of the preeclampsia in her previous pregnancy, which of the following decrease the risk of the preeclampsia? Preeclampsia में ना आप aspirin स्टार्ट करवा देते हो। Okay, which of the following decrease the risk of the eclampsia? Eclampsia का risk को magnesium sulfate कम करता है। Women have the chronic hypertension, came to the prenatal care counseling with the expected pregnancy, she used hydrochloroside alist, for instance को क्या करवाना है, दोनों को स्टॉप करवाते हैं, ठीक है। The role of the antihypertensive in the preeclampsia to prevent the maternal complication is the stroke. Okay, what is the rationale of the antihypertensive medication in the preeclampsia? ये क्या होता है कि मदर की मोर्टेलिटी को ज़्यादा कम करेगा।
Patient at the 34 week of the gestation with eclampsia, she was managed and stabilized, but is most appropriate next step. Eclampsia में आई, आप उसे stabilize कर लिए, immediate step फिर उसको deliver करवाओ. Okay. The next one, patient at the 32 weeks presented with a seizure and high blood pressure. What is the appropriate step? ऐसा सीजर के साथ आया तो मैग्नीशियम सल्फेट देंगे. Okay. Pregnant at the 38 week of the gestation with a preeclampsia with the HELLP syndrome, elevated liver enzyme है, helmet cell है, और what is the most appropriate management क्या होगा? ये किस में होते हैं? HELLP syndrome में तो क्या करवाते हैं? Urgent delivery. Okay. So the next one, pregnant at the 38 week of the gestation present with a headache and the high blood pressure, HB जो है वो 120 12 लिखा होगा आई थिंक. सो लो प्लेटलेट्स है, हाई लीवर एंजाइम, इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप क्या होगा? जब भी ये इस तरह के प्रीक्लैम्सिया फीचर्स के साथ आ रहे हो तो आप उसको इमीडिएट डिलीवरी करवाते हो, है भी 38 वीक्स पे. ठीक है. पेशेंट वाज रेफर फ्रॉम अनदर हॉस्पिटल कम विद हेडेक, ब्लड प्रेशर ज़्यादा, हाई AST ALT है. व्हाट इज किस वीक भी नहीं बताया हुआ, बस उन्होंने बता दी AST ALT को, फिर आपने इंडक्शन करवानी होती है. ओके. The next MCQ is all discussed in the next video. If you have any question regarding this, you can ask me.